या तो अब थोड़ा फोकस दोबारा से इस सेटअप पे करते हैं। अब इस सेटअप से, इस रियोस्टेट की मदद से हम रियोस्टेट और जॉकी की मदद से इस रियोस्टेट में जो वायर हमने यूज किया उसकी लेंथ चेंज करेंगे। लेंथ चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा सर्किट का, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट भी वेरी करेगी, और ये जो लोड के अक्रॉस पोटेंशियल चल रहा है ये भी वेरी करेगा। बच्चों हाँ के ना बोली? यस सर। यस सर। है ना? इसकी मदद से अब देखिए उन्होंने ओम्स लॉ ने क्या, ओम ने क्या किया था, साइमन ओम ने, ये वो पूरा सेटअप है जो हमने अभी पढ़ा। इस रियोस्टेट की मदद से, रियोस्टेट के जो वायर की हम लेंथ चेंज करेंगे उससे रेजिस्टेंस चेंज होगा सर्किट का, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट चेंज होगी, एमीटर में जो करंट होगी वो वेरी करेगी, और जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड है वो चेंज होगा। उन्होंने क्या करा, इसके लिए ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई है। इसमें 5 ऑब्जर्व से 6 ऑब्जर्वेशन उन्होंने कैलकुलेट करी, जब करंट वेरी करा, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करा है। ध्यान से समझिए उन्होंने किस तरह से टेबल का यूज किया है। जैसे पहले केस में उन्होंने करंट निकाली होगी, चलिए मान लीजिए 2 एम्पेयर आ गई, उस हिसाब से फिर वोल्टेज निकालोगी 4 एम्पेयर, और फिर वोल्टेज अपॉन करंट को डिवाइड करके रेजिस्टेंस निकाला होगा 2। ऐसे ही सेकंड केस लिया होगा जिसमें मान लीजिए करंट 4 एम्पेयर आई तो वोल्टेज 8 एम्पेयर होगी, तो 8/4 यहाँ से 2 ओम निकाला होगा। फिर अगली बार जो है थर्ड रीडिंग में उन्होंने करंट जो निकाल कैलकुलेट करी, सपोज कीजिए 6 ओम आ गई, ठीक है। यहाँ से फिर हमारे पास जो वोल्टेज आई वो 12 वोल्ट आ गई। अब यहाँ से फिर हमने सॉल्व करा तो रेजिस्टेंस 2 ओम, तो आप देखिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। अब पहली बात तो इसमें ये डिपिक्ट होती है कि जो हमने वायर यूज करा है वो भी कांस्टेंट 10 का है, तो उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट आना चाहिए। प्लस अब आपके माइंड में हो सकता है क्वेश्चन अराइज कर रहा हूँ कि सर ये जो करंट बता रहे हैं 2, 4, 6 एम्पेयर, या पोटेंशियल डिफरेंस बता रहे हैं 4, 8 या 12 वोल्ट, ये आ कैसे रहा है, ये वेरी कैसे कर रहा है? तो मैं फिर से बताता हूँ, हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इस जॉकी की हेल्प से इस रियोस्टेट का रेजिस्टेंस वेरी करेंगे। जैसे ही हम रेजिस्टेंस वेरी करेंगे उससे करंट भी वेरी होगी और पोटेंशियल डिफरेंस भी वेरी होगा। वो ही हम नोट डाउन करते रहते हैं, कभी लेंथ बढ़ा देंगे कभी घटा देंगे, या पहले बढ़ा के रखेंगे और धीरे धीरे घटाना शुरू कर देंगे। मतलब सबसे पहले बिल्कुल एंड से ज्वाइन करेंगे, यहाँ से ज्वाइन करेंगे, और धीरे धीरे अगली बार यहाँ से ना करके यहाँ से कर देंगे, अगली बार नेक्स्ट टाइम यहाँ से कर देंगे, अगली बार यहाँ से कर देंगे, अगली बार यहाँ से कर देंगे। अब देखिए जैसे जैसे हम पोजीशन चेंज करेंगे चौकी की, वैसे वैसे हमारी लेंथ जो है वायर की चेंज होगी रियोस्टेट के, और जैसे जैसे लेंथ होगी रेजिस्टेंस वेरी करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। अब रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो करंट वेरी करेगी और पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? यस सर। इसके बेस पर, इस कांस्टेंट वैल्यू के बेस पर जो है ओम ने दो तरह से रजिस्टर्स को अलग अलग बाइफरकेट किया। उन्होंने कहा कि इस बेस पर जो ये रिजल्ट आया है या वेरिफिकेशन हुआ है, इससे मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा ग्राफ आता है वो दो तरह के कंडक्टर्स का आता है। दो तरह के ओमिक कंडक्टर्स उन्होंने दिए, एक दिए ओमिक रजिस्टर्स और एक नॉन ओमिक। जो रजिस्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओबे ओम्स लॉ, वो हो गए ओमिक रजिस्टर्स, और जो डज नॉट ओबे ओम्स लॉ वो हो गए नॉन ओमिक। ठीक, अब सबसे पहले बात समझिए ध्यान से कि जो ओमिक रजिस्टर्स का ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ये y, ये x एक्सिस, और ये ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है जब हम v और i के अगेंस्ट प्लॉटिंग करते हैं। अब ये v और i की वैल्यू मिलती कहाँ से हमें? यहाँ से मिलती है, 2 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 6 एम्पेयर, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट, वो हम यहाँ पर प्लॉटिंग करते हैं। प्लॉट करना तो सबको आता है, ग्राफ इतना तो सबको पता है। यस सर। यस सर। यस। अब ये जो स्ट्रेट लाइन आती है हमारी, अब स्ट्रेट लाइन हमने फिजिक्स में पढ़ी है कि जब भी किसी भी ग्राफ में हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है
जब भी हमें किसी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिलती है तो यानी वो यूनिफॉर्म स्लोप को डिपिक्ट करती है, बताया था मैंने आपसे, कांस्टेंट स्लोप को दिखाती है। तो यहाँ जो v अपॉन आई की वैल्यू आएगी वो r जो आएगा रेजिस्टेंस वो कांस्टेंट आएगा। देखिए हर बार 2 वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा, जिन बच्चों को स्लोप निकालना नहीं आता उन्हें रिवाइज करा देते हैं। हम दो रेंडमली कोई भी पॉइंट लेंगे इस ग्राफ पर, यहाँ से हम y2 की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से हम y1 की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से हम x2 निकालते हैं और यहाँ से हम x1 निकालते हैं अगर आपको याद हो तो, और स्लोप का फॉर्मूला लगाते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद आया, चैप्टर नंबर 1 में भी इस्तेमाल करा था हमने। और ये स्लोप क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है v2 माइनस v1। भाई यहाँ पर y एक्सिस पर v चल रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, तो y2 को v2 कह दिया, y1 को v1 कह दिया, अपॉन i2 माइनस i1, x2 को i1 कह दिया, x2 को i2 कह दिया और x1 को i1 कह। या फिर हम ये भी कह सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा आई। आपको पता होगा मैंने बताया था डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चेंज को जब हम दिखाते हैं, स्मॉल चेंज या किसी भी चेंज को हम दिखाते हैं तो डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली जो रजिस्टर्स ओम्स लॉ को ओबे करते हों उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है और उन्हें ओमिक रजिस्टर्स कहते हैं, जहाँ v अपॉन आई की वैल्यू r जो आएगी वो कांस्टेंट आएगी। बोलिए समझ आया कि नहीं आया बच्चों? यस सर। यस सर। थोड़ा एक्स्ट्रा है, डिटेल में है, थोड़ा सा ये आपके कोर्स से अलग है ये, हालांकि ना वाइवा में ना एग्जाम में पूछा जाएगा, मैंने सोचा जब चल रहा है टॉपिक तो बता दिया जाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद नेक्स्ट देखिए। देयर आफ्टर जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते वो नॉन ओमिक रजिस्टर्स होते हैं। जैसा मैंने कहा जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उनके एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब गुड कंडक्टर जो है, मेटल जो है, वो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते वो हो गए हमारे कौन से, नॉन ओमिक रजिस्टर्स। ठीक है, नॉन ओमिक रजिस्टर्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वो कर्व ग्राफ होता है। नॉन ओमिक रजिस्टर्स का जो ग्राफ होता है वो कर्व्ड ग्राफ होता है। कर्व वाला ग्राफ हमने पढ़ा भी है वैसे तो, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ये v चलेगा इधर, यहाँ पर i है x एक्सिस पर, ये कर्व वाला ग्राफ। याद आया कुछ बच्चों? ये ग्राफ भी हमने पढ़ा है। यस सर। जो ग्राफ कर्व्ड ग्राफ होते हैं वो वेरिएबल स्लोप वाले होते हैं, यानी उनका स्लोप नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म स्लोप, नॉन यूनिफॉर्म स्लोप का मतलब है उनकी स्लोप की कभी भी वैल्यू एक जैसी नहीं आती। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे बताया था कि जब भी आपको स्लोप निकालना हो किसी भी कर्व का तो उसके लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो देख लीजिए बच्चों, इन डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी, आप कितना कैच कर पा रहे हो उसको, या अगर नहीं समझ आ रहा तो पूछ लीजिएगा कोई भी पॉइंट। तो यहाँ हमारा ओम्स लॉ होता है खत्म, जितना आपके लेवल का है उतना। इसमें नॉन ओमिक रजिस्टर्स में एलईडी भी ले सकते हैं हम, सोलर सेल भी ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, लाइट एमिटिंग डायोड और सोलर सेल्स। आपको मैंने लास्ट टर्न पे बताया था कि सोलर सेल्स में हम सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम वगैरह का। ठीक है, तो जितने भी जो भी रजिस्टर्स या मटेरियल्स ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, उन्हें हम नॉन ओमिक कहते हैं, और जो ओबे करते हैं उन्हें ओमिक रजिस्टर्स कहते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर अब हमारा चैप्टर 9th बी कंप्लीट हो गया। इसमें अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो ना मैंने आपको बताया हो, बल्कि मैंने एक्स्ट्रा ही बता दिया, छोड़ा कुछ भी नहीं। आइए टिक कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं इंपॉर्टेंट मार्क करा देते हैं थोड़ा थोड़ा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कल हमने यहाँ तक शायद रेजिस्टेंस तक आपको मार्क कराया था, ये वाला पोर्शन मार्क कराया था मैंने, अगर आपको याद हो बच्चों। अब आप सबसे पहले नीचे मार्क करिए। हाँ, तो आप पहले ओम्स लॉ का जो है स्टेटमेंट मार्क करिए। ये मैं आपको वैसे भी जो है व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
ये एज इट इज लिखना है आपने, इसमें कोई ZMR की चेंज नहीं होना चाहिए। आपको पता ही है जितने भी लॉज होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, एज इट इज लिखे जाते हैं। इसके बाद आप ऐसा यूनिट याद रखिएगा रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और यूनिट याद रखिएगा रेजिस्टेंस की ओम। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम। प्लस एक ये टिक कर लीजिए, जो रेजिस्टेंस किसी भी वायर का 1 ओम कब कहा जाता है, ये मैं वैसे बता चुका हूँ, पढ़ लेते हैं एक बार। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर फ्लोज थ्रू इट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स इज 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए 1 वोल्ट और करंट फ्लो होनी चाहिए 1 एम्पेयर। ये मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, 3-4 बार इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया। फिर ये फैक्टर्स बच्चों, ये मैंने कल मार्क कराए थे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, आज भी मैंने इनको डिस्कस किया है। ये फैक्टर्स एग्जाम में आने ही आने हैं, चाहे 2 पूछे या 4 पूछे, आने ही आने हैं। प्लस वो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट का मैंने आज डायग्राम बनाया है बच्चों, अगर अच्छा पेपर आता है, किसी स्टैंडर्ड टीचर, मतलब अच्छा पेपर बनाया जाता है और पेपर स्टैंडर्ड आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये सर्किट डायग्राम आ सकता है, ध्यान रखिएगा। उसमें ये चीज़ें मेंशन होंगी क्वेश्चन में कि आपको ये कि इसमें ये ज्वाइन करने की, रियोस्टेट, बैटरी, एमीटर, वोल्टमीटर एंड लोड सब दिया होगा। अभी मैं मार्क कराऊंगा। अब आइए एक्सरसाइज पर मार्क करते हैं। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स में मार्क कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर जो है न्यूमेरिकल नंबर 3 और 5 मार्क कर लीजिए। वैसे तो बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे तो आप 3, 4, 5, 6 चारों कर लीजिए, क्योंकि इमेजिन करिए इतना छोटा सा न्यूमेरिकल 3 नंबर में, 3 मार्क्स में आएगा। बहुत छोटा न्यूमेरिकल है और 3 मार्क्स में आएगा। तो 4 न्यूमेरिकल तो ये हैं एग्जाम्पल्स में, और 4 ही आपकी इसमें है एक्सरसाइज में। टोटल 8 न्यूमेरिकल्स हैं बस, और एकदम सॉल्व हो जाएंगे। अभी करेंगे, देखिए। अब थोड़ा मार्क करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9th बी में सबसे पहले मार्क करिए, डिफाइन द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस। बस ये आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए है, ठीक है, कि आ सकता है। SI यूनिट मार्क करिए, देन रेजिस्टेंस मार्क करिए, ये इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस। उसके बाद रेजिस्टेंस को डिफाइन करना 9th और 10th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेट ओम्स लॉ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेजिस्टेंस भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 7th क्वेश्चन। फिर आफ्टर इसके बाद 12th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 1 ओम, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। अभी हमने एक्सप्लेन किया बच्चों, दोबारा से, ठीक है। 13th क्वेश्चन टिक करिए, हाउ इज द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर चेंजेस इफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डबल्ड, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स वैल्यू सेम। अभी इसको भी करेंगे, थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा। फिर 14th क्वेश्चन, स्टेट 3 फैक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। 3 फैक्टर, इन टोटलिटी हमने 4 फैक्टर पढ़े हैं, मटेरियल, लेंथ, टेम्परेचर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उनमें से कोई से भी 3, और कैसे फर्क पड़ता है उनसे, उन तीनों। देन 15th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लेंथ को डबल कर दें तब रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, या रेडियस को चेंज कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा, ये भी हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस आप खुद देख लीजिएगा। आइए कुछ क्वेश्चंस जो मैंने कहा अभी एक्सप्लेन करने हैं वो समझते हैं। सबसे पहले 13th क्वेश्चन पढ़े बच्चों, स्टार्ट करें। Yes, sir. Yes, sir. देखिए 13th क्वेश्चन में कहता है, अगर आप ध्यान दें तो क्वेश्चन है, हाउ इज द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर चेंज्ड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डबल्ड, कि करंट किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है वो कैसे चेंज होगी अगर रेजिस्टेंस डबल हो जाए, कीपिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एज सेम। ठीक है जी। देखिए बच्चों, आपके पास एक रिलेशन है V/I इज इक्वल टू R। उसने कहा वोल्टेज को सेम रखो, हमने कहा ठीक है वोल्टेज को सेम रखें। अब वो पूछ रहा है करंट पर क्या फर्क पड़ेगा अगर आप रेजिस्टेंस को क्या कर दें, डबल कर। आपने रेजिस्टेंस को डबल कर दिया। बाहर बच्चों ध्यान से समझिए, अगर V कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। बोलिए हाँ के नहीं? Yes, Yes, sir. sir.
यानी अगर जिस हिसाब से हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे उस हिसाब से हमारी करंट कम होगी। बोलिए हाँ कि ना बच्चों। Yes. Yes, sir. यानी कि अगर हम रेजिस्टेंस को दुगना करेंगे तो करंट दुगनी कम हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस को 3 टाइम्स करेंगे तो करंट 3 टाइम्स कम हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो करंट उतना ही हाफ हो जाएगी। मतलब जितना आप रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे उस हिसाब से करंट कम हो जाएगी। मैं कहता हूं मैंने करंट को 4 टाइम्स बढ़ा दिया तो सॉरी रेजिस्टेंस को 4 टाइम्स बढ़ा दिया तो करंट कितनी कम होगी? 4 टाइम्स कम हो जाएगी। 4 times. वाइस वर्सा सीन चलेगा। भाई इनवर्स रिलेशन का मतलब यही तो होता है कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो दूसरी रिड्यूस होगी। तो अगर मैं रेजिस्टेंस को डबल कर देता हूं तो करंट मेरी हाफ हो जाए। हाँ या ना बोलिए। Yes, sir. उसी रेशो में मतलब अगर मैंने रेजिस्टेंस को ट्वाइस कहा है तो करंट मेरी बाई 2 हो जाएगी। अगर मैं रेजिस्टेंस को 3 टाइम्स करता हूं तो करंट बाई 3 हो जाएगी। बात समझ रहे हैं बच्चों की नहीं? और रेजिस्टेंस को अगर मैं 4 टाइम्स करता हूं तो करंट मेरी बाई 4 हो जाएगी। अभी सिर्फ थ्योरेटिकल पर्पस से मैं इसको समझा रहा हूँ। वैसे 10th में हम स्पेस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे लेकिन वहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाला, वो अभी हमने उसको टच नहीं किया है, उसको थोड़ा छोड़ रखा है हमने। ठीक है, Yes, sir. Yes. ध्यान sir. रखिएगा। तो आप सीधे सीधे इसमें हाफ लिख देंगे कि अगर आप रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो करंट हाफ हो जाएगी। एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज मेड 3 टाइम्स कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस सेम व्हाट विल बी द चेंज इन द करंट। तो आप कहेंगे करंट विल बी रिड्यूस्ड बाय 3 टाइम्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसमें एक और है हमारे पास 15th क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखें अगर आप। हाउ इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर अफेक्टेड इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड एंड रेडियस इज डबल्ड। ठीक है जी, क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस पर कैसे फर्क पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप लेंथ डबल कर दें, पहला पार्ट लेंथ के लिए। बच्चों आप सबको पता है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। हाँ या ना बोली। Yes, Yes. sir. Yes. तो इसका मतलब तो सीधे सीधे ये हुआ कि अगर हम कंडक्टर की लेंथ बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो उसी हिसाब से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। बोलिए हाँ या ना। Larger the length of the conductor, more will be the free electrons, more will be the collision, and more will be the resistance. Yes or no? Yes, sir. यानी जितना कंडक्टर, जितना लार्जर वायर होगा उतने ज्यादा जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो उतने ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा कोलिजन होगा और उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो इसलिए अगर वो ये कहता है कि लेंथ को हम डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी ट्वाइस हो जाएगा। कि अगर आप लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी ट्वाइस हो जाए, डबल हो जाए। बोलिए बच्चों, समझ आई की बात या नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. सर इसमें डायरेक्टली आंसर्स लिखने हैं या पहले ही रिलेशंस करके दिखानी है? पहले बस इतना लिख देंगे कि वी नो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली, इसको एग्जाम में इस तरह से लिखेंगे, वी नो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पहले वो सेंटेंस लिखेंगे कि वी नो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली और ऑफ अ कंडक्टर is directly proportional to the length of the conductor or length of the wire। फिर आप ये वाला रखेंगे जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, R is directly proportional to L। thereafter फिर कहेंगे thus it means that resistance will also become twice। उसके बाद वो कहता है रेडियस को डबल करना है। सेकेंड पार्ट है रेडियस डबल्ड, रेडियस को डबल कर दिया। अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बताया था मैंने। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जो हमारा वायर होता है, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कल की शेप का होता है। याद है आपको, मैंने लास्ट टाइम पर बताया था। Yes, sir. Yes, और sir. मैंने आपसे बताया था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह हम पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि जो हमारा सर्कुलर एरिया हो गया, क्योंकि वायर का जो फेस है वो सर्कुलर है और उसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, वो पाई आर स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, तो हम ये कह सकते हैं इसका मतलब कि रेजिस्टेंस बेसिकली डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस रेडियस के। भाई पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई जो कि होती है 22/7, उसे छोड़ दीजिए, वो तो कांस्टेंट हो गई। अब हम तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। और मैंने लास्ट टाइम पर बताया था, इसी वजह से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से, जो थिक वायर होता है, मोटा तार होता है, उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जबकि पतले तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। हाँ या ना? Yes, sir. है ना? Yes, अब क्वेश्चन पर आते हैं। वो कहता है उसने रेजिस्टेंस को डबल कर दिया। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि हाँ उसने रेजिस्टेंस को डबल किया, यानी रेजिस्टेंस
सॉरी उसने रेडियस को डबल किया मुझे लगता है ना, इफ रेडियस इज डबल, हाँ जी सॉरी, उसने रेडियस को डबल कर दिया, यानी r की जगह रेडियस 2r होगी। फर्ज कीजिए r की जगह 2r का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से, r इज इनवर्सली, कैपिटल R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r स्क्वायर, जहां r का मतलब है रेडियस ऑफ वायर या रेडियस ऑफ कंडक्टर। अब जैसे ही आप इस रेडियस को डबल करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने रेडियस को डबल किया, तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, बोलिए 2r। माना कि ओरिजिनल रेडियस जो ओरिजिनल रेडियस स्मॉल r है, तो नई रेडियस जो आएगी आपकी वो डबल होने का मतलब 2r होगी। बोलिए बच्चों हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. 2 2 जा कितने हो जाएंगे 4, Yes, sir. हाँ या ना? R यानी square. जो आपकी नई रेजिस्टेंस है वो बाई 4 हो जाएगा ओरिजिनल के। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? तो आ गया। Yes, sir. बस आप इस पर फोकस करिए, क्योंकि मैं डिटेल में न्यूमेरिकली नहीं करा रहा हूँ, बस आप इस पर देखिए फोकस। भाई आपने रेडियस को डबल किया, 2r किया, तो आप देखिए 2 2 4 हुए कि नहीं हुए? भाई r की जगह आपने 2r लिखा, आपने कहा रेडियस डबल कर दीजिए, हमने रेडियस की जगह r की जगह 2r कर दिया, डबल कर दिया। डबल करने का मतलब ये है 2 2 4, तो आप देख रहे हैं 1/4 आंसर आ रहा है, यानी जो नया रेजिस्टेंस है वो 1/4 हो जाएगा पुराने वाले की, यानी रिड्यूस हो जाएगा। नया रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गया ओरिजिनल रेजिस्टेंस के बाई 4। बोलिए समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, पक्का? Yes sir. Yes, ठीक है, sir. अब Sir. Yes, sir. फॉर्मूले लिख के चलिए फटाफट न्यूमेरिकल्स के लिए। पहला फॉर्मूला है वर्क डन का, जो पोटेंशियल डिफरेंस वाला था। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। दूसरा फॉर्मूला लिखिए चार्ज का, चार्ज इज इक्वल टू n, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तीसरा फॉर्मूला करंट का, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को फर्दर हम लिख सकते हैं n इंटू ई बाई टी। फोर्थ फॉर्मूला v इज इक्वल टू आई आर। ये 4 फॉर्मूले हैं, इन चारों फॉर्मूले से ही हमारी एक्सरसाइज सॉल्व के न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व होंगे। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे उसकी यूनिट वोल्ट होगी। ये मैं पहले ही बहुत अच्छे से टेबल बनवा के बता चुका हूँ आप लोगों को। जो चार्ज होगा उसकी यूनिट कूलम्ब होगी, जो करंट है उसकी यूनिट एम्पेयर है, और रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है। एम्पेयर हो गई, ओम हो गया और कूलम्ब हो गया। याद रखेंगे बच्चों? Yes, sir. Yes. चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 न्यूमेरिकल हैं, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, एकदम हो जाएंगे। सर एक्सरसाइज 9 के भी नहीं है, तीन numerical। नहीं, हाँ 3 कंबाइन कर लेते हैं। चलिए पहले 9th ए के कर लेते हैं। आइए पहले 9th ए के न्यूमेरिकल्स पर फोकस करते हैं। 9th ए न्यूमेरिकल्स। First numerical. Ready everyone? Shall we start? Yes, sir. Yes. चलिए पहला numerical है। A charge 0.5 coulomb passes through a cross section of a conductor in 5 seconds. Find the current. एक चार्ज है जो कि 0.5 कूलम का है, जो पास हो रहा है एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कंडक्टर से 5 सेकेंड्स में, और हमसे पूछ रहा है करंट। आई की वैल्यू, फॉर्मूला लगाइए, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। सिंपल, बोलिए बहुत आसान है, 3 नंबर में आएगा, बताइए। 0.5 रखिए चार्ज की जगह, सेकंड 5 सेकेंड्स यहाँ रखिए, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए नीचे, 5/50, 1/10, 0.1 एम्पेयर। बोलिए बच्चों कोई प्रॉब्लम है? No, sir. No sir. है ना, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, कोई ज्यादा भारी भी नहीं है, कुछ नहीं है ना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर फोकस करते हैं जल्दी से। ओके, सो सेकंड न्यूमेरिकल है हमारा। अ करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 सेकेंड्स। व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज पासेस थ्रू द कंडक्टर। एक करंट जो है 1.5 एम्पेयर की है जो फ्लो हो रही है
एक कंडक्टर से, और उस करंट को फ्लो होने के लिए टाइम जो लग रहा है वो 2 सेकेंड्स का लग रहा है। 2.0 सेकेंड्स तो भूल जाइए, वो तो सिर्फ एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया जाता है जानबूझ के, डेसिमल के बाद 0 की क्या वैल्यू। अब हमें कैलकुलेट करना है चार्ज। भाई आई का फॉर्मूला होता है Q/T, सभी को पता है, हाँ या ना बोलिए, यस सर। Yes, है ना। sir. तो यहाँ से चार्ज का फॉर्मूला बना I × T, सिंपल। I की जगह रखिए 1.5, T की जगह रखिए 2 और लीजिए 3 कूलम। ध्यान रखिएगा, एक अगर आपने यूनिट गलत कर दी तो पूरा 1 नंबर एग्जाम में जाएगा आपका कूलम। थर्ड न्यूमेरिकल, रेडी, स्टार्ट करें। Yes, sir. Yes, sir. जी, थर्ड न्यूमेरिकल है हमारा, when starter motor of a car is switched on for 0.8 second, a charge of 24 coulomb passes through the coil of the motor. Calculate the current in the coil. कि जब हम एक मोटर स्टार्ट करते हैं, कार की मोटर को स्टार्ट करते हैं 0.8 सेकेंड्स के लिए, तो एक 24 कूलम का चार्ज पास होता है उसके थ्रू। तो हमें करंट बतानी है कितनी है। अच्छा जी, तो टाइम है 0.8 सेकेंड का, चार्ज पास हो रहा है Q की वैल्यू 24 कूलम, एंड वी नीड टू कैलकुलेट द करंट। सो I इज इक्वल टू Q/T, सीधे सीधे फॉर्मूला लग रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक सा है। 24/0.8, पॉइंट हटाइए, ऊपर 0 बढ़ाइए, 30, 8 3 24, 30 एम्पेयर। ये लीजिए, बोलिए समझ आया। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. न्यूमेरिकल्स बहुत या भारी लग रहे हैं? Sir, बहुत easy है. Sir, बहुत easy है. अगर इजी हैं तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो फिर इसके एग्जाम्पल्स भी कर लीजिएगा अगर कुछ होंगे। हाँ, टिक करिए, एग्जाम्पल नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है, उसको कर लीजिएगा जरूर, नहीं हो तो मेरे से पूछ जरूर लीजिएगा। 9 ये एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 2 टिक करिए, इंपॉर्टेंट है, अभी करेंगे, उसको टाइम मिला तो उसको कर लेंगे। अब सीधे आइए नेक्स्ट 9th बी के न्यूमेरिकल्स पर। 9th बी न्यूमेरिकल्स फटाफट। नाइन्थ बी के न्यूमेरिकल्स, रेडी एवरीवन, शैल वी स्टार्ट। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि इन ट्रांसफरिंग 1.5 कूलम चार्ज, 1.5 कूलम चार्ज थ्रू अ वायर, 9 जूल ऑफ वर्क इज नीडेड, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। कि जब हम 1.5 कूलम का चार्ज पास करते हैं, ठीक है जी, 1.5 कूलम का चार्ज जब हम पास करते हैं तो जो वर्क डन करना पड़ता है वो 9 जूल का करना पड़ता है। तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अरे बहुत सिंपल है, V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। 9/1.5, पॉइंट रिमूव करिए, ऊपर 0 बढ़ाइए, 19 15 6 बोलिए, Yes, sir. ठीक है। तो वोल्ट हमारे पास आ गई 6 वोल्ट। लीजिए न्यूमेरिकल सॉल्व। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, सेकेंड न्यूमेरिकल। अब सेल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ बल्ब। एक सेल है जो पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट और एक बल्ब से कनेक्ट कर रखा है। वो सेल जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, हमने उसे एक बल्ब से कनेक्ट किया है। द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब व्हेन इट ग्लोज इज 24 ओम। जब ये बल्ब वर्क करता है यानी जल रहा होता है, तब बल्ब का रेजिस्टेंस जो है वो 24 ओम है। हमें करंट जो ड्रॉ करिए वो पता करनी है। आइए समझते हैं। वोल्टेज हमें दे रखी है 12 वोल्ट और हमें बल्ब का रेजिस्टेंस दे रखा है 24 ओम, और हमें सीधे सीधे सिंपली करंट निकालना। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला कहता है V इज इक्वल टू IR, आज ही पढ़ा है हम। वोल्टेज की जगह 12 रखिए, करंट कैलकुलेट करनी है, रेजिस्टेंस 24 ओम रखिए, 12/24, 24 को डिवाइड में ले आइए, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, यहाँ से करंट आपके पास आ जाएगी 0.5 एम्पेयर। 1/2 का मतलब 0.5 हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. यस एक एक दो लाइन के न्यूमेरिकल से इमेजिन करिए 3 नंबर में न्यूमेरिकल आएगा ये। थर्ड न्यूमेरिकल, a bulb draws a current of 1.5 ampere at 6 volt, find resistance of filament of bulb when it glows। ठीक है जी, एक बल्ब है जो करंट ड्रॉ कर रहा है 1.5 एम्पेयर की, जब उससे कनेक्ट किया जाता है 6 वोल्ट से, और हमसे पूछ रहा है रेजिस्टेंस क्या है इसका। अरे तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। V की जगह 6 रखिए, I की जगह 1.5 इंटू R। 6/1.5 इज इक्वल टू R, या R इज इक्वल टू 60/15।
ठीक, 15 4 जा 60, लीजिए 4 ओम। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? यस सर आया। Yes, sir. ठीक है, नोट डाउन करिए फटाफट, फिर हम लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। सर डन। सर डन। ठीक है, फोर्थ Sir, न्यूमेरिकल। done. तो फोर्थ न्यूमेरिकल हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है। करंट ऑफ 0.2 एम्पेयर फ्लोज इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट दी हुई है 0.2 एम्पेयर और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 15 ओम, हमें बस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। फिर से V इज इक्वल टू IR लगाना है। तो करंट हमें दी हुई है 0.2 एम्पेयर, वोल्टेज हमें कैलकुलेट करनी है और रेजिस्टेंस हमें दिया है 15 ओम। सीधे V इज इक्वल टू IR फिर से लगाइए। V हमें कैलकुलेट करना है, I की जगह 0.2, R 15 है, 15 टू द 30 पॉइंट लग जाएगा, तो 3 वोल्ट आ गया हमारा आंसर। बोलिए हाँ कि ना बच्चों? यस सर। Yes. Yes, sir. बस Yes. इसके न्यूमेरिकल भी इसी तरह से आसान है बहुत। आइए 9th A वाले कुछ क्वेश्चंस पर मार्क लगा लीजिए। 9th A। 9th A में सबसे पहले मैंने आपसे बताया कि न्यूमेरिकल नंबर 2 जो एग्जाम्पल्स में है उस पर टिक लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल 3 जो है यही वाला एग्जाम्पल, देखिए इसमें सेल भी है, की भी है, वायर भी है, वोल्टमीटर एमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट का डायग्राम बनाने को आ सकता है एग्जाम में। इसके बाद ये 3 डिफरेंसेस, क्वेश्चन नंबर 9, 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल, ये कर दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म करंट स्टेट एंड डिफाइन इट्स SI यूनिट, ये वाला कर लीजिए। फिर 13th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कंट्रोल द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। करंट को कैसे कंट्रोल करते हैं? रियोस्टेट की मदद से। अभी बताया है, बहुत पूरा पूरा वेरीफाई करके Yes, बताया sir. है, वीडियो बताई Yes, अगर sir. आपने ध्यान दिया हो। Yes. नेक्स्ट इसके बाद हमारा 14th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट पे ही डिपेंड कर रहा है। देखिए ये 14th क्वेश्चन हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेल, की, लोड, वोल्टमीटर, रियोस्टेट और एमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। देन 17th क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी पूरा फंक्शन वही है, की को बंद करना और सिखाना कि कैसे अटैच होगा सब चीजें। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, गिव 2 एग्जांपल्स, ये टिक कर लीजिए। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन, छोड़ दे, कंडीशन छोड़ दे बस, और बाकी तो न्यूमेरिकल सही। इनमें न्यूमेरिकल क्या मार्क कर रहा हूँ, 3 4 न्यूमेरिकल सिर्फ है, ये तो कर ही सकते हैं आप लोग, इतना तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस सर कर Yes, sir. सकते हैं। Yes, sir. ठीक, अब सुनिए ध्यान से, आगे सुनिए 9th C वाले पोर्शन पे ध्यान